मेरी उम्र 87 साल है और पिछले 3 दिनों से मैं इसी पुरानी आराम कुर्सी पर बैठा फर्श पर धूप की लकीरों को धीरे धीरे सरकते हुए देख रहा हूं। यह घर बहुत क्वाइट है। बहुत लंबे समय से यहां ऐसी ही खामोशी जमी हुई है। जब आप मेरी उम्र में पहुंचते हैं तो यह साइलेंस सुकून देना बंद कर देती है और एक तरह का हिसाब बनने लगती है। यह उन लोगों को गिनती है जो यहां नहीं हैं। यह उन फोन कॉल्स को गिनती है जो अब नहीं आते। आज सुबह जब मैं किचन में अपने लिए टोस्ट जला रहा था, तब मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं इस दुनिया में इकलौता इंसान बचा हूं जिसे वो बहस याद है जो 1974 में मेरे भाई के साथ हुई थी। वो बहस जमीन के एक लैंड सर्वे के बारे में थी। नाले के पास गीली मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा। मैं सही था। मेरे कनीवी हाफ में साला के बारे में, वो आमापाली मैन साला में पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे। मेरे पास नमशे थे। मैं वो बहस जीत गया, अपनी बात साबित कर दी और पिछले 40 सालों से मैंने अपने सगे भाई से बात नहीं की। पिछले मंगलवार उसकी मौत हो गई। उसकी बेटी ने मुझे फोन तक नहीं किया। मुझे अखबार में उसके ओबिचुअरी से पता चला। यही कीमत है हमेशा राइट होने की। आपको वो मिट्टी का टुकड़ा तो मिल जाता है, लेकिन आप अपना भाई खो देते हैं। मैं कोई बुरा आदमी नहीं था। अगर आप उन लोगों से पूछें जिनके साथ मैंने 30-40 साल पहले काम किया था, तो वे आपको बताएंगे कि मैं बहुत रिलायबल इंसान था। मैं वो था जो दूसरों की फाइलों में एरर्स पक्का था। मुझे दफ्तर के सारे नियम कायदे रटे हुए थे। मुझे अपनी इंटेलेक्ट और अपनी प्रिसिजन पर एक अजीब सा गर्व था। मुझे लगता था कि ट्रूथ ही सबसे प्राइसिस्ट एंड स्टैक्ड की बड़ी पूंजी है जिसे एक इंसान साथ लेकर चल सकता है। मुझे लगता था कि अगर मैं करेक्ट हूं, अगर मेरे फैक्ट्स मजबूत हैं, तो मैं सेफ हूं। जब मैं अपने 30 के दशक में था, मैंने मार्था से शादी की। जहां मैं सख्त था, वो बहुत कोमल थी। वो अक्सर कहानियां सुनाती थी और जोश में आकर तारीखें गलत बता देती थी या किसी फिल्म के बारे में बताते हुए उसके प्रोटैगनिस्ट का नाम भूल जाती थी, और मैं वहीं डिनर टेबल की दूसरी तरफ बैठकर उसे ठीक कर देता था। हर एक बार मैं कहता था, मार्था, वो मंगलवार नहीं था, बुधवार की दोपहर थी। या फिर उसने ये नहीं कहा कि उसे घर पसंद आया, उसने सिर्फ ये कहा कि घर एडिक्वेट है। उस वक्त मुझे लगता था कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। मुझे सच में लगता था कि दुनिया को एक्यूरेसी से देखा जाना चाहिए। मैंने कभी मुड़कर यह नहीं देखा कि कैसे मेरे टोकते ही वो अपनी बात मिड सेंटेंस बोलना छोड़ देती थी। मैंने कभी गौर नहीं किया कि कैसे मेरे एक करेक्शन पर उसके कंधे जरा से झुक जाते थे। मैं तथ्यों को बचाने में, खुद को जस्टिफाई करने में इतना व्यस्त था कि मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं अपनी ही पत्नी पर हमला कर रहा हूं। वो 35 साल तक मेरे साथ रही। वो एक लॉयल औरत थी। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, उसने मुझसे अपनी बातें साझा करना बंद कर दिया था। वो क्यों करती? उसे पता था कि मैं उसकी भावनाओं को सुनने के बजाय उसके लॉजिक में कोई कमी निकाल दूंगा। उसे पता था कि मैं उसकी मेमोरी की समीक्षा करने बैठ जाऊंगा। हम एक ही घर में 2 अलग अलग रफ्तार से चलने वाली घजियों की तरह रहते थे। मैं वो घजी था जो बिल्कुल सटीक समय बताती थी, लेकिन वो थी जो असल में समय को फील कर रही थी। जब वो बीमार हुई, तब भी मैंने उसके ट्रीटमेंट को लेकर सही होने की जिद नहीं छोड़ी। मैं अस्पतालों में डॉक्टरों से आर्ग्यू करता था। मैं मेडिकल रिपोर्ट्स के स्टैटिस्टिक्स का हवाला देता था। मैं बिस्तर पर लेटी मार्था से कहता था कि वो अपनी कसरत में पूरी मेहनत नहीं कर रही। मुझे लगा मैं एक लीडर की तरह व्यवहार कर रहा हूँ। मुझे लगा मैं उसकी रिकवरी के मामले में सही हूँ। मुझे याद है एक शाम उसने हॉस्पिटल बेड से अपनी धुंधली आंखों से मुझे देखा। वो बहुत कमजोर लग रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, आर्थर, मुझे अभी तुम्हारी इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। मुझे बस जरूरत है कि तुम मेरा हाथ थाम लो। मैंने उसका हाथ तो थामा, लेकिन मेरे दिमाग के एक कोने में अभी भी ये चल रहा था कि आईवी ड्रिप की रफ्तार गलत सेट की गई है। मैं नर्स को ये बताने के लिए कमरे से बाहर चला गया कि वे गलत हैं। जब मैं वापस आया, मार्था सो चुकी थी। 2 दिन बाद उसकी सांसें थम गईं। मैंने उसके आखिरी 48 घंटे अस्पताल के बिल की गलतियों और लीगैलिटीज को सुलझाने में बिता दिए।
मैं उन सब चीज़ों के बारे में टेक्निकली बिल्कुल सही था, और उसी सही होने के चक्कर में मैंने वन बाय गेम बाय ठेंगे अपनी पत्नी के आखिरी होश वाले पल हमेशा के लिए खो दिए। उसके जाने के बाद मुझे लगा कि मेरे बच्चे तो मेरे पास होंगे। मेरे 2 बेटे हैं, वे आज बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन सच तो ये है कि वे मुझसे बहुत दूर हैं, सिर्फ फासले में नहीं बल्कि मन से भी। मैं पहले खुद को दिलासा देता था कि वे मिलने नहीं आते क्योंकि वे बिजी हैं, लेकिन अब इस खामोश घर में बैठकर मुझे वे सच का सामना करना पड़ा। जब वे छोटे थे मैंने कभी उनके ड्राइंग्स की मासूमियत नहीं देखी। मैंने हमेशा ये बताया कि उनका प्रोपोर्शंस गलत है। जब वे स्कूल से अच्छे नंबर लाते तो मैंने उनकी मेहनत की खुशी मनाने के बजाय इस बात का एनालिसिस किया कि वे और बेहतर क्यों नहीं थे। मुझे लगा मैं उन्हें शार्पन कर रहा हूँ। मुझे लगा मैं उन्हें उस दुनिया के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ जिसे आपकी भावनाओं की परवाह नहीं है। मैं सही था, शायद दुनिया को परवाह नहीं होती, लेकिन एक पिता वो इंसान होना चाहिए जिसे परवाह हो। वे मुझसे नफरत नहीं करते, शायद यही सबसे दुखद बात है। उन्हें बस मुझ में कोई कंफर्ट महसूस नहीं होता। उनके लिए मैं एक पिता नहीं, एक जज हूँ। जब उनका फ़ोन आता है तो वे बहुत फॉर्मल बात करते हैं। वे मुझे अपनी ज़िंदगी के सिर्फ रियलिटी बताते हैं, उनकी तरक्की, नई गाड़ी या मौसम। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि मुझे सिर्फ जानकारी ही पसंद है। वे मुझे अपने डर नहीं बताते, वे मुझे अपने दुख नहीं बताते। उन्हें पता है कि मैं बस एक तार्किक सॉल्यूशन पकड़ा दूंगा या ये साबित कर दूंगा कि उनकी योजना में कहाँ कमी थी। आज मैं 87 साल का हूँ। मेरे पास किताबों से भरी एक लाइब्रेरी है। मेरे पास खर्चों का एक एक पैसे का रिकॉर्ड है। मेरे टैक्स बिल्कुल सही तरीके से भरे हुए हैं। मेरा लॉन आज भी इस गली में सबसे सलीके से मेंटेन है। मैंने पूरी जिंदगी क्वालिटी के बाद है, साथ जी है, और मैं इतना अकेला हूँ कि सीने पर एक भारी बोझ महसूस होता है। मैं कभी कभी खिड़की से पार्क में लोगों को देखता हूँ। मैं एक बूढ़े जोए को देखता हूँ जो किसी ऐसी बात पर हंस रहे होते हैं जो लॉजिकली मजाकिया भी नहीं है। मैं एक आदमी को देखता हूँ जो अपने पोते के साथ खेलते हुए जानबूझकर हार जाता है, मेरी मजाकिया भारापोटी से पार्की के लिए। इंस्टिंक्ट मुझे उकसाती है कि मैं बाहर जाकर उन्हें बताऊं कि नियम ये नहीं है, लेकिन फिर मैं देखता हूं कि वो बच्चा अपने दादा को कितनी मोहब्बत से देख रहा है। मैं देखता हूं कि वो बूढ़ी औरत अपने पति के कंधे पर कितनी शांति से अपना सिर टिकाती है, और तब मुझे समझ आता है कि वे एक खूबसूरत, भले ही थोड़े मैसी, लेकिन जिंदा एहसास में जी रहे हैं। और मैं अपनी इस ठंडी और सूखी सच्चाई के साथ इस बड़े से घर में अकेला बैठा हूँ। मैं अपनी जिंदगी की हर वो बहस जो मैंने जीती थी आज कुर्बान कर दूंगा। मैं अपनी सारी ज्ञान लौटा दूंगा, बस इस कमरे में एक ऐसा इंसान पाने के लिए जो मुझे कोई कहानी सुना सके और मैं उसे टोकूं नहीं। मैं अपनी सारी जमा पूंजी दे दूंगा अगर मार्था सिर्फ 10 मिनट के लिए वापस आ जाए। मैं उसे बोलने दूंगा, मैं उसे गलतियां करने दूंगा। मैं बस खामोश रहूंगा और उसे प्रेम महसूस होने दूंगा। पर आप पीछे नहीं जा सकते। यही वो इकलौता सच है जिससे मैं आज बहस नहीं कर सकता। टाइम वो चीज़ है जिसके बारे में आप सही नहीं हो सकते। यह बस चला जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी के कीमती 30 साल तर्क का एक किला बनाने में बिता दिए, और जब किला बनकर तैयार हुआ तो मैंने पाया कि मैंने खुद को ही उसके अंदर बंद कर लिया है। मुझे हमेशा लगा कि काइंडनेस एक कमज़ोरी है। मुझे लगा कि अगर आप सही होने के बजाय दयालु बन रहे हैं तो आप बेईमान हैं। अब समझ पा रहा हूं कि दयालुता एक ब्रिज है और बीइंग राइट एक दीवार है। मेरे पास अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। मेरी हड्डियां अब कमज़ोर हो रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे मेरा दिल अपनी अखान छोकर अब नरम पड़ रहा है। मैं अपने ये आखिरी दिन अपने बेटों को लेटर्स लिखने में बिता रहा हूँ। ये एडवाइस वाले पत्र नहीं हैं, ये वो चिट्ठियां हैं जिनमें पहली बार मैंने लिखा है कि मैं गलत था। पूरी जिंदगी गलत होने के डर से भागने के बाद अब इन शब्दों को कागज पर उतारना बहुत मुश्किल लग रहा है। मेरी उंगलियां कांपती हैं। मेरा मन अब भी चाहता है कि मैं सफाई दूं, मैं समझाऊं कि मेरा इरादा बुरा नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ ये लिख रहा हूं कि उनके बचपन के चित्र वाकई सुंदर थे।
मैं उन्हें बता रहा हूं कि मुझे दुख है कि मैं सच की तलाश में इतना अंधा हो गया था कि मैं उन्हें ठीक से देख ही नहीं पाया। मुझे पता है कि ये चिट्ठियां शायद सब कुछ ठीक नहीं कर पाएंगी। आप डेकेड्स की कहवाहट को चंद पन्नों से नहीं मिटा सकते, लेकिन मुझे ये कहना ही होगा। मुझे अपनी हार एक्सेप्ट करनी ही होगी। अगर आप मेरी ये बातें सुन रहे हैं और आपकी उम्र अभी मुझसे कम है, तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अगली बार जब आपकी अपने किसी प्रियजन के साथ बहस हो, चाहे वो घर के खर्च की बात हो या किसी पुरानी बात की, तो एक पल के लिए रुक जाइएगा। खुद से बस एक सवाल पूछिएगा, डू यू वॉन्ट टू विन और डू यू वॉन्ट टू बी कनेक्टेड? क्योंकि अक्सर आप दोनों चीजें एक साथ नहीं पा सकते। आप बहस जीत सकते हैं, आप तथ्यों के साथ उन्हें चुप करा सकते हैं, आप उस वक्त की जीत का स्वाद चख सकते हैं, लेकिन हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आप उस रिश्ते की नींव पर एक वार करते हैं। आप उस इंसान को अनसुना महसूस कराते हैं और अंत में वे आप तक पहुंचने की कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। मैंने अपनी जिंदगी की हर बहस जीती और यह खाली घर मेरा इनाम है। धूल भरी अलमारियां और यह चुभती हुई खामोशी, यह बहुत छोटी विक्ट्री है। सूरज अब डूब चुका है, बाहर अंधेरा हो रहा है, फौज का वो कुत्ता फिर से भौंक रहा है। आमतौर पर मैं बाहर जाकर उन्हें शोर के नियम समझाता था। आज मैं बस यहीं अपनी कुर्सी पर बैठा रहूंगा। मैं बस उस कुत्ते की आवाज सुनूंगा। कम से कम वो शोर इस बात का सबूत है कि बाहर कहीं जिंदगी धड़क रही है। अगर हो सके तो आज रात किसी को फोन कीजिएगा जिससे आपकी अनबन चल रही है। ये मत कहिएगा कि गलती किसकी थी, ये मत समझाइएगा कि आप सही क्यों थे। बस पूछ लीजिएगा कि वे कैसे हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस स्क्रिप्ट के लिए कुछ और विजुअल सीन्स या इमेजेस के विचार दूं?